तमिलनाडु प्रदेश का एक जिला लगता है जिस जिले का नाम है कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर जिले के अंतर्गत आने वाला एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है ईएसआई हॉस्पिटल। यह बात है 23 मई 2026 की दोपहर का वक्त हो रहा था। एक महिला काफ़ी देर से उस पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़ी हुई थी। वह इंतज़ार कर रही थी कि कब पोस्टमार्टम हाउस का दरवाज़ा खुलेगा और दरवाज़ा खुलने के बाद डॉक्टर वहां से निकलेंगे और उसके बाद उसकी बेटी के जो लाश अंदर है जिसका पोस्टमार्टम हो रहा था वह तब अपनी बेटी का चेहरा देख लेगी, क्योंकि काफ़ी देर से वो अपनी बेटी का चेहरा देख नहीं पाई थी। उसकी बेटी काफ़ी देर से उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। उसकी बेटी की हत्या जो कर दी गई थी वो महिला इंतज़ार कर रही थी, लेकिन दरवाज़ा खुलता ज़रूर है पोस्टमार्टम हाउस का, और खुलने के बाद सीधा एक और दरवाज़ा खुलता है और दूसरा दरवाज़ा होता है एम्बुलेंस का। उसकी बॉडी लड़की को उठा के सीधा एम्बुलेंस में रख दिया जाता है। महिला एकदम पास में पहुंचती है, हाथ जोड़ते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए कहती है कि मुझे अपनी बेटी का चेहरा देखना है, मुझे अपनी बेटी को देखने दीजिए। लेकिन जैसे ही उसने देखने की कोशिश की तो सबसे पहले उसके पति आता है। उसका पति उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ने के बाद उसका पीछा कर देता है। इसके बाद कुछ रिश्तेदार भी आते हैं। उस महिला के रिश्तेदार भी उस महिला को पीछा कर देते हैं। जैसे दरवाज़ा खुलता है उसके अंदर डेड बॉडी रखी जाती है। तुरंत ही दोस्तों एम्बुलेंस का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। कुछ लोगों ने उस महिला को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको वहाँ से हिलने नहीं दिया ताकि यह एम्बुलेंस जा सके। एम्बुलेंस में पीछे से एक हाथ मारा जाता है। ड्राइवर को इशारा किया जाता है कि चलो। जैसे ही एम्बुलेंस चलने का इशारा होता है उसके बाद फिर एम्बुलेंस चलने लगती है। कुछ समय में वो रफ्तार पकड़ने लगती, वो महिला भी अब रिश्तेदारों से छूट जाती है। उसके बाद फिर वो एम्बुलेंस के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देती है। एम्बुलेंस के लगातार पीछे पीछे दौड़ ही रही थी। उसकी ख्वाहिश ये थी कि एक बार वो अपनी बेटी का चेहरा देख ले। एम्बुलेंस को जहां पहुंचना था उस गांव में पहुंच जाती है। उसके बाद फिर उस लाश का अंतिम संस्कार हो जाता और महिला जब तक पहुंचती है तब तक उसे बहुत ही देरी हो जाती है। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है, बिलखती है, चीखती है, चिल्लाती है, कहती है कि कम से कम मुझे मेरी बेटी का एक बार मुंह तो देखने देते। आखिरकार मैं अपनी बेटी का मुंह क्यों नहीं देख पाई, क्यों नहीं देखने दिया। इसी बात की शिकायत लेकर वो थाने पहुंच जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि मैं अपनी बेटी का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन मेरी बेटी का चेहरा मेरे पति ने और रिश्तेदारों ने नहीं देखने दिया। आप उनके खिलाफ साफ कार्रवाई कर दीजिए। जिस तरह की बात इस महिला ने कही उसके बाद यह खबर अखबार में प्रकाशित होती है और लोगों ने जो इस खबर के बारे में सुना पढ़ा तो लोग खुद हैरत में पड़ जाते हैं। दरअसल इस बेटी के साथ जो होता है वो बहुत भयानक होता है, लेकिन इसमें जो पुलिस की भूमिका रही थी वो भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ तक ये वीडियो वायरल होता है वहाँ वहाँ तक लोग इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि आईपीएस का पद मिलना यह कोई मामूली बात नहीं है। वो भी ठहाके लगा के हंस रहे हैं। इस कहानी को बताने के लिए तो कितनी संवेदना हित हुई है इस कहानी में। आज के इस घटनाक्रम से जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर उससे पहले आप लोग मेरे चैनल क्राइम कथा धर्मा पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन घंटा जरूर दबा देना दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी को फिर से शुरुआत करते हैं। बात है 23 मई 2026 की दोपहर का वक्त हो रहा था। तमिलनाडु प्रदेश का जिला कोयम्बटूर है। यहाँ पर एसपी कार्यालय में 3 बड़े अधिकारी आए हुए थे और 3 बड़े अधिकारियों में एक बड़े अधिकारी, इनका नाम वेस्ट जोन के हैं, आईजी आईपीएस आरवी रमैया भारती। वो बैठी हुई थी बीच वाली सीट पर और उनके लेफ्ट वाली साइड में आने की उल्टे हाथ की तरफ बैठे हुए थे डीआईजी कोयम्बटूर पी स्वामीनाथन, और उनके सीधे वाले हाथ पर जिले के एसपी जिनका नाम है ये पवन कुमार रेड्डी। यह बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे कि कभी तो यह महिला ऑफिसर जो होती है वह कभी डीआईजी की तरफ देखकर बातचीत कर रही थी।
और हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है। उसके बाद वो कभी कभी एसपी की तरफ देखती है और एसपी की तरफ देखने के बाद उससे बातचीत करते हुए फिर वो जोर से ठहाके लगाने के बाद हंसने लगती है। इतनी जोर से वो इतनी जोर से वो उसकी हंसी आती है कि हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। हालांकि वो अपनी आंखों की आंसू को वैसे ही साफ करने की कोशिश कर रही थी। यह सब जो हो रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के लिए पत्रकारों को इंतजार किया जा रहा था। जो जो पत्रकार आ रहे थे उन्होंने अपने अपने माइक के सामने रख दिए ताकि उनकी आवाज़ उसके माइक के माध्यम से सीधा कैमरे में रिकॉर्ड हो सके। सब इंतजार किया जा रहा था। जब बात पूरी खत्म हुई, मतलब अब शुरू होने वाली है, जब कहा जाता है कि क्या सब पत्रकार आ चुके हैं, तो सब पत्रकार कहते हैं कि हाँ जी हाँ, हम लोग आ चुके हैं। लेकिन ये जो मामला था, ये जो बातें थी, एक पत्रकार ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अभी तक जो बातें हो रही थी और अभी तक जो इशारे हो रहे थे और अभी तक जो देख के वो हंस रहे थे और वो इस कदर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी दोस्तों। पत्रकारों को यह बताने के लिए 3 अधिकारी जुटे हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने के लिए एक घटनाक्रम हुआ था। वो घटनाक्रम होता है तमिलनाडु प्रदेश का ही एक कोयम्बटूर जिले का ही थाना सलूर लगता है और सलूर इलाके का ही एक गांव लगता है। यहाँ की रहने वाली 10 साल की एक लड़की होती है। वो 21 मई 2026 की शाम को करीब करीब 5 बजे के आसपास अपने घर से निकलती है दुकान पर कुछ सामान लाने के लिए। जब दुकान पर जाती है तो लौटकर घर वापस नहीं आती है। उसकी माँ इंतज़ार कर रही होती। जब घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं तब उसकी माँ को होश आता है कि मेरी बेटी दुकान पर गई थी, अभी तक आई नहीं। लौटकर वो जहाँ जहाँ मोहल्ले में जाती है, जिसके घर जाती है, उसके घर जाकर पूछती है कि क्या तुमने मेरी बेटिया को देखा है। सबके सब लोग कहते हैं कि हमने तुम्हारी बेटिया को नहीं देखा है। इसके बाद वो जहाँ जहाँ जा सकती थी, माँ वहाँ वहाँ जाती है। जब वो बेटी नहीं मिलती है तो अपने पति से बताती है कि आसपास के लोगों से बताती है कि आसपास के लोगों हो या उसका पति, सब के सब अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रहे थे। तो रात के करीब 8 बज जाते हैं, फिर 9 बज जाते हैं। इस तरह से मोहल्ले पड़ोस के लोग ये फैसला लेते हैं कि एक काम करते हैं, हमें थाने जाना चाहिए और थाने जाने के बाद पूरी कहानी बयां करनी चाहिए और जो भी हुआ उसके बारे में बताएंगे। तो फिर पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेंगे। रात के करीब 10 बजे के आसपास सूर थाने में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद उनकी बेटी गायब होने का पूरा प्रकरण बताया जाता है। पुलिस वाले इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लेते हैं और दर्ज करने के बाद कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम जितनी जल्दी हो सकेगा तुम्हारे 10 साल की उस बेटिया को पता कर तुरंत ही बता देंगे। अब घर वाले उन्हें तसल्ली तो हो नहीं रही थी। वह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जो भी अपनी तरफ से प्रयास कर सकते थे वो प्रयास करते हैं और प्रयास करने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं। एफआईआर वगैरह सब दर्ज हो चुकी थी। पूरी रात गुजर जाती है ऐसी परेशान होते होते जब अगले ही दिन तक कोई खबर नहीं मिलती है तो घर वाले, परिवार वाले और रिश्तेदार जो होते हैं और आसपास के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक जगह लगती है तिरची नाम, उसका और तिरची रोड पर ये गांव लोग खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद 8 घंटे तक ऐसा ही खड़े रहते हैं। उनकी मांग थी कि जब तक हमारी बेटी नहीं मिलेगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। पुलिस ने आकर समझाने की बहुत कोशिश की और जब पुलिस ना समझाने की कोशिश की तो पूरे घर वाले, पूरे परिवार वाले आश्वासन पर मान जाते हैं। इसके बाद डॉग स्क्वाड की मदद से, लोगों की मदद से और जो सीसीटीवी कैमरे में दिखाए गए थे उनकी मदद से उस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश की जा रही थी और पता चला कि सूर थाना क्षेत्र में एक जगह लगती है कन्नम पलयानम, जो कि एक झील है। उसके पास यह तारीख थी 22 मई 2026 को दोपहर के बाद के आसपास का समय हो रहा था। इसी बीच में यह पता चलता है कि नारगिल के बाग में उस लड़की की लाश पड़ी हुई है। जैसे ही पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं
पुलिस वालों ने उस लाश को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिवार वालों को भी यह सूचना दे दी कि तुम्हारी बेटी की लाश मिली है। बस इतना था कि परिवार वालों को रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद फिर उस लड़की का पोस्टमार्टम होता है और यह पोस्टमार्टम होता है अगले दिन, यानी कि 23 तारीख को पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम के बाद इस बॉडी को जब घर वालों को सुपुर्द किया जाता है तो इस बीच में वह जो माँ है वह अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख पाती है। वह तमाम कोशिशें करती है लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम हो जाती है। दोस्तों, अब पुलिस पर लगातार दबाव बन रहा था कि क्योंकि तमिलनाडु में एक नई सरकार बनी है और जो जोसेफ जो पहले फिल्मों में एक एक्टर का रोल किया करते थे वहाँ के अब मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं पुलिस इस बात पर दबाव भी था कि पुलिस ने जब इस मामले में अपना कार्रवाई करना शुरू किया, अब इस घटना स्थल पर जहां जांच पड़ताल करने के लिए डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम, आईजी, डीआईजी, एसपी तमाम आला अधिकारी पहुंच जाते हैं। और जो इस इलाके के आईजी होती है उन आईजी ने एक टीम का गठन किया और वो टीम का गठन करते ही एसपी ए पवन कुमार रेड्डी और एसएसपी एम विवेकानंद के नेतृत्व में और इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। डीएसपी करिगल परिशंकर को, साथ ही इसमें 5 इंस्पेक्टर को लगाया जाता है और इसमें करीब 15 सब इंस्पेक्टर को लगाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम को खुलासा होना चाहिए। उन्होंने फिर सीसीटीवी कैमरे की मदद से लगभग 250 कैमरे खंगाले जाते हैं और 250 कैमरों की मदद से दोस्तों यह पता किया जाता है कि जो लड़की है वो 10 साल की लड़की जो गायब हुई, उसे गायब करने में उसका पड़ोसी ही शामिल था और पड़ोसी का एक दोस्त शामिल होता है। पुलिस ने जब उनके बारे में पता करने की कोशिश की तो एक का नाम के कार्थी होता है जिसकी उम्र लगभग 33 साल के आसपास होती है दोस्तों, और दूसरा नाम जो होता है वो मोहन राज होता है जिसकी उम्र लगभग करीब 30 साल के आसपास होती है। पुलिस ने जब इनकी घेराबंदी की और मोहन राज को पकड़ लिया जाता है, लेकिन कार्थी जो होता है वो अपने घर पर ही था। पुलिस ने जब उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी तो उसके बाद वह दूसरी मंजिल पर पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था और दूसरी मंजिल से ही दोस्तों वो कूद जाता है। जैसे ही कूदता है जो उसका सीधा वाला पैर होता है, राइट वाला पैर जो होता है वो टूट जाता है और ऐसा टूटता है कि उसको फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। फिर पुलिस ने इस घटनाक्रम के बारे में उन आरोपी को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अब पत्रकारों को भी ब्रीफिंग करना था, पत्रकारों को भी बताना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। और जैसे तैयारी होती है दोस्तों उसके बाद फिर से इससे पहले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती उससे पहले ही ये 3 आईपीएस ऑफिसर, जिसमें बीच में एक आईपीएस लेडी बैठी होती है, साइड में भी आईपीएस एसपी बैठे हुए होते हैं और एक साइड में आईपीएस डीआईजी बैठे होते हैं। ये तीनों अफसर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते हुए ठहाके लगाते हैं और ठहाके लगाने का जो वीडियो होता है वो इस कदर पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अलग अलग मुल्कों में वायरल हो जाता है। और इस घटनाक्रम की जितनी भी गंभीरता थी उस गंभीरता को देखते हुए इन्हें हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन वो ठहाका मार मार के ऐसे हंस रही थी महिला अधिकारी जैसे क्या उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसमें हंसते हंसते इसी बीच में जब यह मामला सोशल मीडिया ये बहुत तेज़ी के साथ वायरल होता है तो फिर यह दावा किया जाने लगा कि यह जो वीडियो है ये वीडियो AI वीडियो है, असली वीडियो नहीं है। किसी ने खुराफाती ने इस तरह का वीडियो बनाया और बनाने के बाद इस तरह का यह अपलोड कर दिया है और तमिलनाडु प्रदेश की जो पुलिस होती है उसको बदनाम करने की कोशिश की गई है। इसी बीच में यह भी दावा किया जाने लगा कि जब लगातार वायरल हो रहा था तमिलनाडु प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है सी जोसेफ ने इनको निलंबित कर दिया। हमने यह भी जानकारी जुटाने की कोशिश की कि तमाम जो वेबसाइट थी, तमाम जो ये सोर्सेस थे उनसे पता करने की कोशिश की तो ऑथेंटिक आनी कह सकते हैं
की आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये तीनों आईपीएस ऑफिसर सस्पेंड कर दिए गए। हालांकि एक मीडिया में कहीं न कहीं यह चल रहा था कि किसी जोसेफ ने इनको सस्पेंड कर दिया। एक बात और थी जो इसमें पुख्ता बात होती है कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ ने इस लड़की के परिवार वालों से बातचीत की और परिवार वालों से बातचीत करने के बाद सबसे पहले उनसे यही कहा कि आप चिंता मत करना, हम इस मामले में बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे और यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाएगा और जितनी जल्दी हो सकेगा जो भी आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी और हमेशा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। उस परिवार से यह बात कहते हैं और साथ ही कहते हैं कि एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास अपना घर है कि नहीं। घर वाले ने जो भी बात बताई और वो साथ साथ कहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आपके लिए हर तरह से खड़ा हूँ। जब तक मैं हूं तब तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और बाद तक मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा। इसी बीच में सरकार की तरफ से घोषणा यह भी की जाती है कि परिवार के लोगों को कुछ रुपए, लाखों रुपए की आर्थिक मदद देने की, मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया जाता है। और यहाँ पर कई तरह की बातें होती है। कई तरह की बातों में जैसे कि एक बातें होती है कि एक बेटी मर जाती है, उसका बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और माँ अपनी बेटी से मिलने की तमाम कोशिशें करती रहती है, लेकिन मरने के बाद भी माँ को अपनी बेटी से मिलने का अवसर नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है दोस्तों, और वह उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। हालांकि महिला इस बात को लेकर अपने पति से और अपने रिश्तेदारों से बेइंतहा खफा हो जाती है। और दूसरा यह है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है उससे पुलिस की जो संवेदनहीनता है उसके बारे में पता चलता है कि पुलिस भी कभी कभी कितना लापरवाही से भी काम लेती है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना या आपको हैरान करना नहीं है दोस्तों, बल्कि इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय भारत, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।